नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के क्रिप्टो स्पेस की दो बड़ी खबरों पर गहराई से बात करेंगे, वजीरेक्स और बिटबीएनएस। हमारे पास एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें इन दोनों एक्सचेंजों और इनके यूजर्स से जुड़ी कुछ काफ़ी ज़रूरी अपडेट्स हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि भाई असल में हो क्या रहा है इन एक्सचेंजों के लाखों यूजर्स के साथ। एक तरफ वजीरेक्स है जो पिछले साल एक बड़े साइबर अटैक्स से उभरने की कोशिश में लगा है, जी। और दूसरी तरफ बिटबीएनएस है जहां लोग महीनों से अपना पैसा निकालने में दिक्कत झेल रहे हैं और मामला अब देखिए कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, स्थितियां बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए चिंता की बात तो है ही। और वजीरेक्स वाले केस में फंसी रकम भी छोटी नहीं है, करीब 2000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। और फिर वो रिकवरी प्लान। उधर बिटबीएनएस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का सीधे दखल देना, वो भी अपने आप में काफी अहम है। तो चलिए देखते हैं इन खबरों में क्या कुछ खास है। शुरुआत वजीरेक्स से करते हैं। आपको याद होगा जुलाई 2024 का वो साइबर हैक। हाँ, वो तो काफी बड़ा झटका था क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। अंदाजा है कि करीब $234 मिलियन, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लाखों यूजर्स के फंड्स फ्रीज हो गए थे। तब से रिकवरी का इंतजार ही चल रहा है। अब इस बारे में एक ताज़ा और कह सकते हैं काफ़ी ज़रूरी खबर आई है। रिपोर्ट कह रही है कि वजीरेक्स का जो नया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसे 95% से ज़्यादा क्रेडिटर्स और यूजर्स ने मंजूरी दे दी है। सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है, रिकवरी की तरफ एक बड़ा कदम माना जाए इसे। हाँ, ये नंबर अपने आप में तो महत्वपूर्ण है। 95% सहमति दिखाती है कि शायद ज्यादातर जो प्रभावित यूजर्स हैं वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का समाधान चाहते हैं, भले ही वो तुरंत पूरी रिकवरी न हो। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये नहीं कि कितनों ने हाँ कहा, बल्कि ये कि इस प्लान का स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें फंड्स बांटने का काम ज़ैनमाय इंडिया करेगी, और ख़ास बात ये कि ज़ैनमाय भारत की FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत रजिस्टर्ड है। FIUIND रजिस्ट्रेशन, अच्छा, इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? क्या इससे प्रोसेस ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है? कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, FIUIND रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि ज़ैनमाय को जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML और KYC नियम है उनका सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होगा। तो हाँ, इससे प्रोसेस में एक लेवल की रेगुलेटरी निगरानी जुड़ती है। ये सिर्फ एक लेजिटिमेसी का ठप्पा नहीं है, बल्कि ये उम्मीद जगाता है कि फंड वितरण शायद ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और अवैध गतिविधियों का रिस्क कम हो। इससे रेगुलेटर्स का और कुछ हद तक यूजर्स का विश्वास जीतने में थोड़ी मदद मिल सकती है। अच्छा, तो ये तो प्रोसेस की बात हुई, लेकिन यूजर्स को मिलेगा क्या आखिर में? क्या उन्हें सीधा उनका अटका हुआ बिटकॉइन या ईथर वापस मिलेगा? देखिए, तुरंत नहीं। प्लान के मुताबिक यूजर्स को सीधे क्रिप्टो या कैश के बजाय रिकवरी टोकन दिए जाएंगे। ये एक तरह की क्रिप्टो बेस्ड IOU समझ लीजिए। आइडिया ये है कि भविष्य में जब और जैसे रिकवरी होगी या एक्सचेंज की हालत सुधरेगी, तब इन टोकन्स को असली क्रिप्टो या कैश के बदले रिडीम किया जा सकेगा। ये मॉडल थोड़ा नया है और इसमें अपनी जटिलताएं भी है। रिकवरी टोकन, ये तो एक तरह का वादा हो गया भविष्य के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी है ना, सिंगापुर हाईकोर्ट वाला मामला। बिल्कुल, वही इस प्लान की सबसे बड़ी कह सकते हैं रुकावट है। ये पूरा प्लान लागू हो भी पाएगा या नहीं, इसका फैसला सिंगापुर हाईकोर्ट के हाथ में है। और यहाँ एक हालिया अपडेट ये है कि कोर्ट ने सुनवाई 16 सितंबर 2025 तक टाल दी है। मतलब लगभग 1 साल का और इंतजार। 1 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा टाइम है, खासकर क्रिप्टो की दुनिया में जहां चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं। पर एक मिनट, सिंगापुर कोर्ट ही क्यों? वजीरेक्स तो भारतीय एक्सचेंज है ना? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज़्यादातर मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेंज की जो पेरेंट कंपनी होती है या उसका लीगल या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो विदेश में बेस्ड होता है। इस केस में शायद सिंगापुर। जब कोई कंपनी इंटरनेशनली ऑपरेट करती है तो दिवालियापन या रीस्ट्रक्चरिंग जैसे मामले उस देश के कानूनों के तहत आ सकते हैं जहां कंपनी रजिस्टर्ड है या जहां उसके मुख्य हित जुड़े हैं। इसीलिए सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी हो गई है। यह दिखाता है कि कैसे ग्लोबल लीगल प्रोसेस सीधे सीधे भारतीय यूजर्स को प्रभावित कर सकते हैं। और इस देरी का क्या असर हो सकता है? 1 साल की देरी, क्या ये रिकवरी की संभावनाओं को कमजोर करता है? निश्चित रूप से। अनिश्चितता तो बढ़ती ही है।
एक साल में क्रिप्टो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, ये कोई नहीं जानता। अगर इस बीच मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो जो एसेट्स रिकवर किए जाने हैं उनकी वैल्यू और कम हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यूजर्स की वो शिकायत और बढ़ सकती है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, यानी मुआवजे की कैलकुलेशन को लेकर जो असंतोष है। हाँ, उस पर आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ यूजर्स इस प्लान से खुश नहीं हैं। उनका मेन ऑब्जेक्शन मुआवजे के कैलकुलेशन को लेकर है। उन्हें जुलाई 2024 यानी हैक के टाइम की रेट्स पर मुआवजा मिलेगा, ऐसा। हाँ, यही मुख्य मुद्दा है। प्लान के तहत जो कॉम्पेंसेशन है वो हैक के समय की क्रिप्टो कीमतों के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक कई बड़े क्रिप्टो कॉइन्स की कीमतें आप जानते हैं काफी बढ़ चुकी हैं। मान लीजिए किसी का एक बिटकॉइन अटका था, जुलाई 2024 में उसकी कीमत कुछ और थी, आज कुछ और है। तो इन यूजर्स का तर्क है कि भाई हमें तो मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पैसा अटका ना होता तो आज हमारे एसेट की कीमत कहीं ज्यादा होती। ये तो बड़ा पेचीदा मसला है। एक तरफ एक्सचेंज है जो शायद पुराने रेट्स पर ही पेमेंट करने की स्थिति में हो, दूसरी तरफ यूजर्स हैं जिनका वाकई नुकसान आज की डेट में ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। और ये क्रिप्टो रिकवरी में टाइम वैल्यू ऑफ एसेट्स के बहुत ही विवादास्पद पहलू को सामने लाता है। पारंपरिक दिवालियापन प्रक्रियाओं में संपत्ति का मूल्यांकन करने के तरीके फिर भी स्थापित हैं, चाहे वो भी मुश्किल हो, लेकिन क्रिप्टो की जो ये जबरदस्त वॉलेटिलिटी है ये इसे एक बिल्कुल नया और अनसुलझा क्षेत्र बना देती है। यहाँ कोई साफ कानूनी नज़ीर या स्टैंडर्ड नहीं है कि नुकसान के समय की वैल्यू गिनी जाए या रिकवरी के समय की। वजीरेक्स का ये मामला भविष्य के लिए एक क्या कहते हैं मिसाल बन सकता है, चाहे फैसला कुछ भी हो। तो वजीरेक्स की कहानी हैकिंग के बाद रिकवरी की मुश्किलों, इंटरनेशनल लीगल दांव-पेंच और मुआवजे के कठिन सवालों से भरी हुई है। चलिए अब जरा BitBNS की तरफ चलते हैं। यहाँ की कहानी बाहरी अटैक की नहीं बल्कि अंदरूनी समस्याओं की लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक मेन इशू महीनों से INR और क्रिप्टो विड्रॉल में आ रही दिक्कतें हैं। हाँ, BitBNS का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी बड़े हैक की खबर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कई यूजर्स महीनों से शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने भारतीय रुपए INR या अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स एक्सचेंज से निकाल नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे, कंज्यूमर फोरम में ऐसी शिकायतें बहुत आम हो गई हैं। ये स्थिति एक्सचेंज के ऑपरेशन और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने क्या कदम उठाए हैं इसमें? दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप यहाँ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अदालत ने खुद संज्ञान लिया है या किसी याचिका पर कार्रवाई की है, ये स्रोत से साफ नहीं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार, RBI और सेबी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि जुडिशरी अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के कामकाज को लेकर ज्यादा एक्टिव हो रही है, खासकर जब यूजर्स के हितों का सवाल हो। RBI और सेबी का इसमें क्या रोल हो सकता है? मतलब भारत में क्रिप्टो को लेके तो अभी भी रेगुलेटरी क्लैरिटी उतनी है नहीं। सही कहा आपने। व्यापक क्रिप्टो कानून तो अभी भी नहीं है, लेकिन RBI का लेना देना पेमेंट सिस्टम्स और रुपए के विड्रॉल से हो सकता है। सेबी का दायरा फिलहाल सीधे क्रिप्टो पर नहीं है, लेकिन अगर क्रिप्टो को एसेट या सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाए तो उनकी भूमिका पर बहस हो सकती है। अदालत शायद ये जानना चाहती है कि जो मौजूदा रेगुलेटर्स हैं उनके पास ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या अधिकार या क्या विचार हैं। क्या मौजूदा फाइनेंशियल नियम किसी तरह लागू होते हैं? ये पूछताछ अपने आप में रेगुलेटरी क्लैरिटी की जरूरत को भी रेखांकित करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ तीखे सवाल पूछे। जी हाँ, कोर्ट ने कुछ बहुत बुनियादी लेकिन अहम मुद्दे उठाए हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी का सवाल। अगर इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा है तो BitBNS को साफ बताना होगा कि क्यों, फंड्स कहाँ हैं, विड्रॉल क्यों रुके हैं, क्या ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या कुछ और बात है। दूसरा, कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा है कि क्या BitBNS को प्रभावित यूजर्स को उनका पैसा लौटाने यानी रिफंड का आदेश दिया जा सकता है। और तीसरा, कोर्ट कंपनसेशन की संभावना पर भी विचार कर रही है, यानी न केवल मूल रकम की वापसी बल्कि देरी और परेशानी के लिए हर्जाना भी। अच्छा, अगर कोर्ट वाकई रिफंड या कंपनसेशन का ऑर्डर देती है तो इसके क्या मायने होंगे क्रिप्टोस केस के लिए? इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों की जवाबदेही के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।
ये एक साफ संदेश देगा कि एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि उन्हें यूजर्स के फंड्स की सुरक्षा और स्मूथ विड्रॉल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ये दूसरे एक्सचेंजों पर भी दबाव बनाएगा कि वे अपने ऑपरेशंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दुरुस्त रखें। साथ ही ये भविष्य के क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए भी एक दिशा तय कर सकता है कि कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को कानूनों में शामिल किया जाए। तो हमने देखा वजीरेक्स और BitBNS दोनों ही भारतीय क्रिप्टो यूजर्स के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, लेकिन वजहें और समाधान के रास्ते अलग-अलग नजर आ रहे हैं। वजीरेक्स के केस में रिकवरी का एक जटिल प्लान है जो फॉरेन कोर्ट की मंजूरी और रिकवरी टोकन जैसे नए तरीकों पर निर्भर है। हाँ। और BitBNS के मामले में प्रॉब्लम ऑपरेशनल लगती है और समाधान शायद भारतीय कोर्ट के दखल और पारंपरिक तरीकों जैसे रिफंड या कॉम्पनसेशन से निकलेगा। बिल्कुल, ये दोनों मामले भारत में क्रिप्टो इकोसिस्टम के विकास के इस फेज को दिखाते हैं, जहां एक तरफ टेक्निकल चैलेंज जैसे हैक है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशनल और मैनेजमेंट की विफलताएं भी। दोनों ही स्थितियां रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी और यूजर प्रोटेक्शन के महत्व को उजागर करती हैं। वजीरेक्स का मामला दिखाता है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है और रिकवरी कितनी लंबी और अनिश्चित हो सकती है, खासकर जब इंटरनेशनल पहलू शामिल हों। और BitBNS का मामला याद दिलाता है कि एक्सचेंज का रोज़मर्रा का काम जैसे कि विड्रॉल की सुविधा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसमें विफलता सीधे लीगल एक्शन को दावत दे सकती है। और दोनों ही मामलों में अंतिम फैसला भी आना बाकी है। वजीरेक्स के यूजर्स को सिंगापुर कोर्ट के फैसले का इंतजार है और BitBNS के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई का। ये अनिश्चितता बनी हुई है। और ये अनिश्चितता ही शायद क्रिप्टो मार्केट का एक स्थायी भाव है। लेकिन इन मामलों से ये भी पता चलता है कि संकटों से निपटने के लिए अलग-अलग मॉडल उभर रहे हैं। एक तरफ वजीरेक्स का रिकवरी टोकन मॉडल है, जो यूजर्स को भविष्य के रिकवरी में हिस्सेदार बनाता है, लेकिन साथ ही रिस्क भी देता है। दूसरी तरफ BitBNS मामले में अदालत पारंपरिक समाधानों यानी सीधे पैसे वापस करने या हर्जाना देने पर विचार कर रही है। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ भविष्य के अनिश्चित मूल्य वाले टोकन, दूसरी तरफ सीधे रिफंड या मुआवजे की मांग। क्रिप्टो जैसी वॉलेटाइल संपत्ति से जुड़े मामलों में यूजर्स के हितों की रक्षा के लिए कौन सा मॉडल बेहतर है? क्या वजीरेक्स का रिकवरी टोकन भविष्य की रिकवरी योजनाओं के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है, या ये बस एक मजबूरी का सौदा है? और क्या अदालतों का पारंपरिक तरीकों पर जोर देना क्रिप्टो की विकेंद्रीकृत प्रकृति के साथ फिट बैठता है? ये सवाल शायद आने वाले समय में क्रिप्टो जगत के रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की दिशा तय करने में अहम होंगे। इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के क्रिप्टो स्पेस की दो बड़ी खबरों पर गहराई से बात करेंगे, वजीरेक्स और BitBNS। हमारे पास एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें इन दोनों एक्सचेंजों और इनके यूजर्स से जुड़ी कुछ में शायद अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा उल्लंघनों में से एक था। इसने न सिर्फ वजीरेक्स पर बल्कि आप कह सकते हैं पूरे इकोसिस्टम पर ही गंभीर सवाल